अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पेशेंट की कंसेंट के बारे में व्हाइल टेकिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम एनी डॉक्टर, एनी क्लिनिक और एनी हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में पेशेंट जब कभी अपने इलाज के लिए जाता है तो उसके लिए कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है। ये इशू बहुत पहले 90s में कभी उठा था और आज फिर 6 जुलाई को 2020 में नेशनल कमीशन ने इस पर अपना एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिसमें डॉक्टर्स के कंसेंट लेने के तरीके पर प्रश्न उठाया है। हम इस इशू पर बाद में बात करेंगे। इससे पहले हम ये समझ लें कि पेशेंट की कंसेंट का कंसेप्ट क्या है और उसका अर्थ क्या है। 90s में पहला एक केस सामने आया था जिसमें 19 ईयर्स के 19 साल के लड़के को स्पाइन एनेस्थीसिया दिया गया था, जो नॉर्मली ऐसी एज के बच्चे को या ऐसे एज के व्यक्ति को नहीं दिया जाता, और वो एनेस्थीसिया एडवर्स अफेक्ट कर गया और ब्रेन हैमरेज हो गया और बच्चे को बचाया नहीं जा सका, उसकी डेथ हो गई। तो ये इशू था जब पहली बार एनेस्थीसिया को लेकर प्रश्न उठाया गया था। उसके बाद बहुत सारे केसेस आते रहे। मैं केवल आपको ये समझाने के लिए कि कंसेंट किस तरह से होनी चाहिए, मैं 2-3 उदाहरण आपको देना चाहूँगी। एक पहला उदाहरण था, किसी की नाक की कॉस्मेटिक सर्जरी हुई। नाक थोड़ा सा ऊंचा, हड्डी ऊंची उठी हुई थी और उसकी शेप नीचे को मुड़ी हुई थी। एंड बच्चा था, वो 19-20 साल का लड़का था। उसने कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए डॉक्टर्स को कांटेक्ट किया। सर्जरी सक्सेसफुल हो गई। जो पर्पस था कॉस्मेटिक सर्जरी का वो तो सर्व हो गया, किंतु बाद में शिकायत ये हुई कि उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसके लिए उन्होंने प्रोफार्मा दिखाया कि हमने कंसेंट ली थी और कंसेंट लेने के बाद ही हमने ये ऑपरेशन किया था। तो प्रश्न ये था, कंसेंट किस बात की ली थी? कंसेंट ऑपरेशन करने की और उस नाक की शेप को ठीक करने की थी, किंतु उसका बेसिक जो फंक्शन है उसको खराब करने की कंसेंट नहीं थी। और कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि इसको रीऑपरेट किया जाए और जो सिस्टम में थोड़ी सी गड़बड़ है उसको ठीक किया जाए, और फिर उसका रीऑपरेशन हुआ और सक्सेसफुल हुआ और मैटर एंड्स। इसी तरह से एक और कंसेंट का केस था जिसमें एक लेडी के यूट्रस को रिमूव किया गया। देखिए उसमें क्या था, ऑपरेशन से पहले एक कंसेंट फॉर्म दिया जाता है और आपसे ये कहा जाता है कि क्योंकि आपने कंसेंट दे दी है कि आप हमारा ऑपरेशन कर दीजिए, तो वो कंसेंट ले ली गई। किंतु ड्यूरिंग द ऑपरेशन ये स्थिति पैदा हो गई कि उसकी ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही थी और लेडी की जान बचानी ज़रूरी थी। इसके लिए डॉक्टर्स बीच में बाहर आए। बाहर आकर उन्होंने लड़की के पेरेंट्स से और पति से पूछा। लड़की के पेरेंट्स ने तुरंत ही बोला कि आप हमारी बेटी की जान बचा दीजिए, यूट्रस अगर रिमूव करना पड़ता है तो रिमूव कर दीजिए। इस दौरान डॉक्टर्स ने आफ्टर ऑब्टेनिंग वर्बल कंसेंट, क्योंकि उस समय इमरजेंसी थी और वर्बल कंसेंट लेके जा चुके थे डॉक्टर्स, उन्होंने उसको यूट्रस को रिमूव कर दिया। केस केम अप विद द कंज्यूमर कोर्ट कि हमने तो इसमें कंसेंट दी नहीं थी। तो इसमें डिटेल में चर्चा हुई थी कि कंसेंट उन्होंने ऑपरेशन करने की दी थी, जो एक स्टेट प्रोफार्मा होता है। उस प्रोफार्मे में लिखा था कि चूँकि आपने ऑपरेशन करवाना है तो ऑपरेशन करवाने के दौरान कोई इवेंचुअलिटी हो सकती है, या आप कंसेंट दे रहे हो कि आपका ऑपरेशन कर दिया जाए, तो फॉर एनी इवेंचुअलिटी आप उसके लिए कंसेंट दे रहे हो कि कोई भी कुछ हो सकता है, तो उसका दायित्व भी आप लेंगे। तो ये कंसेंट है। अब इस केस में चूँकि वर्बल ही कंसेंट थी और रिटन में उस तरह की इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं थी, हम इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या होता है। तो ये केस जब आया तो डॉक्टर्स ने अपने डिफेंस में बहुत सारी चीज़ें सामने रखी। डॉक्टर्स ने ये बताया कि हमने पहली बात तो पेरेंट्स से आकर कंसेंट ले ली थी, पेरेंट्स ने कंसेंट दे दी थी, और अब ये केस पति ने डाला है तो हमारे पास तो वर्बल कंसेंट थी।
दूसरी बात, डॉक्टर्स ने और भी प्रिकॉशंस इसमें ली थी। डॉक्टर्स ने ड्यूरिंग द ऑपरेशन करने से पहले और किसी स्पेशलिस्ट को भी कंसल्ट किया, किसी और हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट को, नामी गामी डॉक्टर को कंसल्ट किया, उसकी राय ली, उसकी नोटिंग की, राय भी लिखी कि ऐसी सिचुएशन में अगर जान को बचाना है तो यूट्रस रिमूव करना नेसेसरी होगा। सारे फैक्ट्स, सर्कमस्टांसेस, पूरी केस हिस्ट्री बताई गई, वो नोटिंग डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर सके कोर्ट के सामने। तो इन दैट केस ऑल्सो डॉक्टर्स नेग्लिजेंट नहीं माने गए, क्योंकि पेशेंट की जान बचाना उस वक्त प्रायोरिटी थी, इसलिए यहाँ भी इन्फॉर्म्ड कंसेंट को माना गया और नेग्लिजेंस का केस नहीं किया। ये हमने आपको 2-3 उदाहरण दिए कि कैसे कंसेंट ली जाती है और कैसे कैसे केसेस आते हैं। अब हम चलेंगे सबसे पहले वाले क्वेश्चन पे कि एक्चुअली कंसेंट क्या है। जब भी कोई पेशेंट अगर डॉक्टर के पास आता है और ट्रीटमेंट के लिए अपनी कंसेंट देता है, ट्रीटमेंट के लिए आता है, तो वो एक्चुअली इम्प्लाइड कंसेंट ही होती है कि आप जो भी दवा देंगे मेरी कंसेंट है, आप मेरा इलाज कीजिए। तो अगर नॉर्मल किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर तो उसमें प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा, दवाई लिखेगा और ऊपर डायग्नोसिस लिखेगा। तो डायग्नोसिस हो गए, उसके अकॉर्डिंगली दवा लिखी गई और आपने दवा खाई, तो उसमें आपकी कंसेंट हो जाती है। पर यदि आप किसी क्लिनिक में या हॉस्पिटल में एडमिट हैं, इन दैट केस हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में एक फाइल बनाई जाती है जिसमें केस हिस्ट्री लिखी जाती है। केस हिस्ट्री में सबसे पहले आपका डायग्नोसिस लिखा जाता है, फिर डे टू डे नोटिंग होती है कि कब आपका बीपी चेक किया गया, कब आपका फीवर चेक किया गया, कब आपका शुगर चेक किया गया और क्या क्या चीज़ें नॉर्मल पाई गई, क्या क्या चीज़ें किस स्थिति में थी, वो सारा रिकॉर्ड उनकी फाइल में होता है। आपको ये इजाज़त होती है और आपका ये राइट बनता है कि आप उस फाइल को देख सकें, पढ़ सकें और इवन उसकी फ़ोटोकॉपी भी ले सकें। ये आपका अपना रिकॉर्ड है, इसलिए आप उसकी डिमांड कर सकते हैं। तो ये कंसेंट ही है कि आपने ये बताया और ये कहा और ये हो रहा है, और डॉक्टर्स जो कुछ कर रहे हैं वो सामने आपके रख रहे हैं, आप उसकी जानकारी रखते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका इलाज न किया जाए या ठीक नहीं हो रहा तो आप उसको स्टॉप कर सकते हैं। ये भी इम्प्लाइड कंसेंट है। अब तीसरी स्थिति होती है जब आप ऑपरेशन करवाने जाते हैं, तो उसके लिए आप ऑपरेशन की परमिशन देते हैं। अब सवाल जो नेशनल कमीशन ने उठाया है वो उठाया है कि ये जो सेट प्रोफार्मास बनाए जाते हैं, जो प्रिंटेड फॉर्म बनाया जाता है, उसकी लैंग्वेज पे सवाल उठाया गया है। आपको देखना ये है कि आप कंसेंट किस बात की दे रहे हैं। इवन फॉर ऑपरेशन जब आप कंसेंट दे रहे हैं तो नॉर्मली हॉस्पिटल की ये ड्यूटी बनती है कि जब ये तय हो गया कि आपका ऑपरेशन होना है तो वो ऑपरेशन की तैयारी तो करनी शुरू कर देते हैं, किंतु कंसेंट फॉर्म नॉर्मली नहीं लाते। लास्ट मोमेंट पे नर्स अंदर से आती है और फटाफट कहती है कि ये लीजिए इस फॉर्म पे आप नीचे सिग्नेचर कर दीजिए। ऐसा होता है, किंतु आपका ये अधिकार है कि जब आपने ये कंसेंट दे दी कि ऑपरेशन होना है तो ऑपरेशन की पूरी तैयारी होती है। उसमें घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे या कुछ भी समय लगे, उस समय में आपको परिचित कराना चाहिए उस प्रोफार्मा से और उस प्रोफार्मा को आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर हॉस्पिटल अपना प्रोफार्मा प्रिंटेड रखता है अपने लेटर हेड पे या अपने ही हॉस्पिटल के लेटर पे। तो उसको आपको देखना है, जांचना है कि एक्चुअली आप किस चीज़ की कंसेंट दे रहे हैं, आप किस किस बात की कंसेंट दे रहे हैं, क्या उसकी लैंग्वेज आपको ठीक लग रही है, क्या उसमें कुछ इस तरह की बात नहीं है कि उस लैंग्वेज से आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप किस बात की कंसेंट दे रहे हैं। तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं और कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो स्टैंडर्ड प्रोफार्मास ही लिए जा रहे हैं। अब जो हम आप केस की बात करेंगे उसमें नेशनल कमीशन ने इन सारे स्टैंडर्ड प्रोफार्मास को नकार दिया है, हम इस पर बाद में आएंगे। तो पहली बात हम आपको बता रहे हैं कि जैसे ही आप ऑपरेशन की कंसेंट देते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाकर पहले फॉर्म को लेकर पढ़ लीजिए, वो आपकी इन्फॉर्म्ड कंसेंट है कि आपने इन्फॉर्मेशन दे दी। और तीसरी जो मैंने आपको बताया, इमरजेंसी में जो कंसेंट होती है कि कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है कि आपके साथ इलाज करते करते कुछ और कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो गई हैं। मान लीजिए किसी को कोई और प्रॉब्लम थी, किसी को किडनी की प्रॉब्लम डेवलप हो गई, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम डेवलप हो गई, जो प्रॉब्लम एक्चुअली नहीं थी वो सामने आ गई। उस सिचुएशन में डॉक्टर्स को संभालने के लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है, डिफरेंट मेडिसिन भी देना पड़ती हैं, और कभी कभी ऐसी मेडिसिन नहीं भी दी जा सकती जो आप पर
ज़्यादा असर कर जाए या जिसका प्रभाव आपके शरीर पर एडवर्स पड़े। ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस में डॉक्टर्स को बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। आपको कोई स्ट्रॉन्ग मेडिसिन न दी जाए जिससे आपकी जो रिसेंटली डेवलप सिचुएशन हुई है उसको हैंडल करने में दिक्कत हो। तो इन सारी सिचुएशन से बचने के लिए डॉक्टर्स को फिर आकर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रॉपरली लेनी चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले पिछले केस में बताया कि किस तरह से एक लेडी का यूट्रस रिमूव कर दिया तो उसके पति को बाद में ऑब्जेक्शन हुई, हालांकि माँ बाप ने उसकी कंसेंट दे दी थी। तो ये इन्फॉर्म्ड कंसेंट का इशू अब 6 जुलाई के ऑर्डर में नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन ने उठाया। ये केस था विनोद खन्ना वर्सेस आरजी स्टोन यूरोलॉजी एंड लेप्रोस्कोपी हॉस्पिटल का केस था। इसमें पेशेंट 65 इयर्स का था। वो मामूली से एब्डोमेन की प्रॉब्लम के लिए आए और जब चेकअप करवाया तो उसमें ये पाया गया कि उनकी पस हो गई है और प्रोस्टेट को भी रिमूव करना पड़ सकता है। तो ये उनकी परमिशन लेकर उन्होंने उनसे परमिशन ली, इन्फॉर्म परमिशन ली। परमिशन लेने के बाद उन्होंने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन एज पर हॉस्पिटल से सक्सेसफुल हो गया, किंतु बाद में उनको और प्रॉब्लम शुरू हो गई। उनका यूरिन पास जो था वो रेक्टम के बजाय यूरेथ्रा से होने लगा। ये एक बड़ी समस्या थी और इसके लिए जब वो आए तो हॉस्पिटल ने कहा कि ये नेचुरल वे में ही क्योर होगा और उन्होंने फिर अंडर ऑब्जर्वेशन रखा 5-6 दिन और उनको कहा कि आप इसको नेचुरल वे में क्योर होने दीजिए। किंतु वो फिर अपोलो हॉस्पिटल में गए, बाद वो वसंत कुंज फोर्टिस हॉस्पिटल में गए और वहाँ पर ट्रीटमेंट लेते रहे। बाद में जब ये मेडिकल नेग्लिजेंस का केस डिसाइड होने की उस पर आया और जब डिस्कशन हुई और जो सारे डॉक्यूमेंट्स देखे गए तो कोर्ट ने ये पाया कि उन्होंने कुछ फैक्ट्स को कंसील किया था। उनको किडनी की प्रॉब्लम थी, उनको शुगर की प्रॉब्लम थी, उनको और भी 2-4 प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये डेवलप हुआ था और वो एक्चुअली ऑपरेशन के बाद ठीक हो गए थे। तो सम अप ये है कि मेडिकल नेग्लिजेंस के केस को प्रूव नहीं हुआ था। इन द ड्यू कोर्स कोर्ट ने उस कंसेंट फॉर्म को देख लिया और कंसेंट फॉर्म पे उनको ऑब्जेक्शन दी। कोर्ट का ये कहना था कि ये प्रिंटेड फॉर्म है जिसमें थोड़ी सी ही जगह छोड़ी हुई है जिसमें पेशेंट अपने सिग्नेचर करेगा, विटनेस के सिग्नेचर्स होंगे, नाम आदि लिखा जाएगा। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें उस फॉर्म में लिखी हुई हैं वो सारी इस तरह से हैं कि वो किसी भी डॉक्टर के लिए, किसी भी प्रोसीजर के लिए इस्तेमाल हो सकती है। इतना गोलमाल लैंग्वेज है कि जिससे वो उस फॉर्मेट को किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और बाद में कोई भी नेग्लिजेंस होने पर वो ट्विस्ट करके चीज़ों को इस फॉर्मेट को सामने रख सकते हैं। ये ऑब्जर्वेशन थी कोर्ट की और कोर्ट ने ऑब्जेक्शन किया था कि इस तरह के प्रिंटेड और पहले से बनाए हुए अपनी ही लैंग्वेज में लिखे हुए फॉर्मेट को इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं माना जा सकता और कोर्ट ने उसको तुरंत डिसकंटिन्यू करने के लिए कहा और 50,000 का फाइन भी लगाया हॉस्पिटल को कि वो डिपॉजिट करे फॉर वेलफेयर फंड के लिए, कंज्यूमर वेलफेयर फंड के लिए और आगे से इस फॉर्मेट को इस्तेमाल न करें। अब बात केवल यहाँ समाप्त नहीं हो सकती दोस्तों। तो मैं ये एक बात कहना चाह रही हूँ कि कोर्ट ने केवल उसको डिसकंटिन्यू के लिए कहा। अब हर हॉस्पिटल में इसी तरह के फॉर्मेट होंगे, थोड़ा इधर थोड़ा उधर लैंग्वेज बदल के, और आप हमेशा उसको वैसे ही साइन करते हैं। फॉर्म आया, आपने साइन कर दिया। तो ये इन्फॉर्म्ड कंसेंट का जो फॉर्मेट है ये बदलना चाहिए। फॉर्मेट ही नहीं बदलना चाहिए, एक सिस्टम भी बदलना चाहिए जिसमें अब ये मेडिकल एसोसिएशन का काम है और सारे हॉस्पिटल्स मिलकर इस बात पे तय करें कि किस तरह का फॉर्मेट बनना चाहिए। उसमें पर्टिकुलरली हेड्स होने चाहिए, ये 5-7 जिसमें टिक मार्क होना चाहिए, या फिर कोई ऐसा डेवलप हो जिसमें कुछ पैरा लिखने के लिए जगह छोड़ दी जानी चाहिए जिसमें उस पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए, उस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए और उस पर्टिकुलर इलाज के लिए लिखा जाना चाहिए कि इसमें ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। कई बार क्या होता है, एक चीज़ का ऑपरेशन करने से दूसरी कॉम्प्लिकेशन हो जाने की संभावना हो सकती है। उस संभावना के बारे में बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में, स्पष्ट शब्दों में बताना चाहिए डॉक्टर्स को। फिर डिपेंड करता है पेशेंट पर कि पेशेंट उसके लिए अपनी कंसेंट दे या न दे,
या दवाई से अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें, ऑपरेशन को अवॉइड करें। तो फ्रेंड्स, ये आज हमने ये सेशन लिया केवल पेशेंट की कंसेंट के बारे में। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हमारी बॉडी के साथ क्या किया जाए, ये अधिकार हर व्यक्ति का है और पेशेंट का है कि वो अपने इलाज से पहले कंसेंट दे या ना दे, और दूसरी बात किस तरह की कंसेंट दे, इन्फॉर्म्ड कंसेंट दे, या वो उस ऑपरेशन के बारे में सारी चीज़ों को जान और समझ ले, डॉक्टर्स उसको बताएं, क्लियर करें कि यदि ये ऑपरेशन हो सकता है, नहीं हो सकता तो क्या इलाज होगा, कितनी देर लगेगी, मेडिसिन से कैसे ठीक हो सकता है, ऑपरेशन को अवॉइड किया जाए या ना किया जाए, इसका पूरा अधिकार पेशेंट का होना चाहिए। और दूसरी बात, आपको ये अधिकार है कि जो भी आपका ट्रीटमेंट हो रहा है उस ट्रीटमेंट को लगातार आप मॉनिटर करें, उसको चेक करें, उसको देखें, उसकी फोटोकॉपी लें और वो आप अपने पास रखें। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम लेटर ऑन, तो आपके पास अपना केस रिकॉर्ड होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करिए, पसंद को लाइक करिए। हम फिर मिलेंगे इसी तरह के एक नए विषय के साथ। थैंक यू वेरी मच। जस्ट टू रिमाइंड यू, हम फ्राइडे को 12 बजे एक सेशन दे रहे हैं जिसमें हम रियल एस्टेट पे बात कर रहे हैं। रियल एस्टेट पे हम लाइव सेशंस दे रहे हैं। इस बार का हमारा जो इशू होगा वो ये है कि यदि आपने कोई पुराना घर खरीदा है या ऑक्शन पे घर खरीदा है तो आपका क्या अधिकार बनता है, क्या आप उपभोक्ता अदालत के समक्ष उपभोक्ता होते हैं। थैंक यू वेरी मच।